नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 4 करते हैं, जो कि एक मिनी मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, जिसका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आपका एग्जाम जो है वो 10 से लेके 19 जनवरी के बीच रांची के विभिन्न सेंटरों में लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, झार शिक्षा के द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जो कि अभी आपको ये 299 का मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। वहीं कंप्यूटर का बुकलेट जो है और ये यूनिट वाइज बुकलेट है, इस पे आपको 20% का डिस्काउंट दोनों पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये टी.एच. ग्रीन का है। किसका है? तो टी.एच. ग्रीन का है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। कैसे? तो एक आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य केवल पुलिस शक्ति या डंडे के बल पर नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सामान्य इच्छा स्वीकृति ही राज्य के अस्तित्व का वास्तविक आधार है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा दैट मीन्स जनरल विल की मुख्य विशेषता क्या है? तो जनरल विल की मुख्य विशेषता क्या है? यह सदैव सही और जनहित में होती है। क्या है? यह सदैव सही और जनहित में होती है। अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा दैट मीन्स जनरल विल जो होती है वह व्यक्तिगत स्वार्थों का योग नहीं, बल्कि यह समुदाय के वास्तविक हित का प्रतिनिधित्व करती है। यह सदैव न्यायपूर्ण और नैतिक होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो विदेश नीति के संचालन के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसका? तो मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भू राजनीति और विदेश संबंधों पर आधारित है। किस पर? तो भू राजनीति और विदेश संबंधों पर। इसका मूल मंत्र है, आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु है और शत्रु का शत्रु आपका मित्र है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया? तो विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किस पुस्तक में किया? तो ऑन लिबर्टी में। किसमें? तो ऑन लिबर्टी में किया। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। जे.एस. मिल ने 1859 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में तर्क दिया कि समाज को किसी भी व्यक्ति की बोलने की आजादी को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुंचाए, यानी कि इसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? यह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन का सिद्धांत दिया ताकि निरंकुशता को रोका जा सके। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध या विरोध या विरोधाभास हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस पे मनी बिल पे और संविधान संशोधन बिल पे लोकसभा जो है वो मतलब राष्ट्रपति जो है यह अनुच्छेद 108 का प्रयोग
नहीं कर सकता, यानी कि संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। किस पे? तो एक तो मनी बिल पे और दूसरा संविधान संशोधन पे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा होती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो 1992 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है यह नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्थानीय मतलब शहरी स्थानीय निकायों दैट मीन्स नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो थे वह जीवी मावलंकर थे। कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष 1952 से 56 थे और उन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट टू इक्वालिटी जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से लेकर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। अब हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, संगठन में सूत्र और स्टाफ यानी लाइन एंड स्टाफ के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो लाइन और स्टाफ के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सूत्र यानी लाइन निर्णय लेता है और आदेश देता है, जबकि स्टाफ सलाह और सहायता देता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। लाइन एजेंसियों जैसे पुलिस विभाग का एसपी संगठन के मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीधे जिम्मेदार होती है और आदेश देती है। स्टाफ एजेंसियां जैसे योजना विभाग पीए विशेषज्ञों के रूप में सलाह और सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पद सोपान यानी हायरार्ची का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हायरार्ची का शाब्दिक अर्थ है उच्च से निम्न का शासन। क्या है? तो उच्च से निम्न का शासन। हम लोग व्याख्या देखते हैं। पद सोपान यानी स्केलर चेन का अर्थ है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। यह एक पिरामिड जैसी संरचना है जिसमें सत्ता और जिम्मेदारी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बजट प्रदर्शन यानी परफॉर्मिंग या परफॉर्मेंस बजटिंग का मुख्य फोकस किस पर होता है? परफॉर्मेंस बजटिंग का मुख्य फोकस किस पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी उपलब्धियों और परिणामों पर यानी कि आउटकम्स पर होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रदर्शन बजट में केवल यह नहीं देखा जाता कि कितना पैसा खर्च हुआ, बल्कि यह देखा जाता है कि उस खर्च से क्या भौतिक लक्ष्य या परिणाम परफॉर्मेंस प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को लोहे का पिंजरा आयरन केज क्यों कहा? तो लोहे का पिंजरा क्यों कहा? क्योंकि इसके नियम और विनियम व्यक्ति की रचनात्मकता और स्वतंत्रता को कैद कर लेते हैं। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। वेबर ने माना कि नौकरशाही की तार्किकता और कठोर नियम मनुष्य को अमानवीय बना देते हैं, जहां वह नियमों के लोहे के पिंजरे में फंसकर रह जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में। किसमें? अनुच्छेद 266 में है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है, सरकार सारा राजस्व इसी में जमा होता है, मतलब सरकार का जितना भी राजस्व होता है वह इसी में जमा होता है और संसद की अनुमति के बिना इसमें कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। किसकी? तो संसद की अनुमति के बिना इससे कोई भी पैसा जो है वह नहीं निकाला जा सकता है।
अब हम लोग देखते हैं स्टेट पॉलिटिक्स यानी झारखंड स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे मरांग गोमके नाम से किसे जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा 1928 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता और झारखंड आंदोलन के नेता हैं। को आदर पूर्वक मरांग गोमके कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान नेता या बड़ा साहब। अगला प्रश्न है, झारखंड का उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। कौन सा? तो 21वां उच्च न्यायालय है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यह भारत का 21वां उच्च न्यायालय बना। अगला प्रश्न है, झारखंड में सफाहोर आंदोलन सफाहोर मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो सफाहोर मूवमेंट का नेतृत्व जो है ये लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के द्वारा किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। सफाहोर आंदोलन 1870 संथालों का एक सुधारवादी आंदोलन था। इसका नेतृत्व लाल हेम्ब्रम ने किया, जिन्हें लाल बाबा भी कहा जाता था। उन्होंने चरित्र निर्माण और धार्मिक शुद्धता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को अब्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोडरमा जिले में उच्च गुणवत्ता वाली रूबी अब्रक पाया जाता है, जिसके कारण इसे ऐतिहासिक रूप से भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल झारखंड के कितने जिलों में पूर्ण रूप से लागू है? तो 5th शेड्यूल जो है ये झारखंड के 13 जिलों में लागू है, 30 डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेबल है। कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड के 13 जिले पूर्ण रूप से और 3 जिले के कुछ हिस्से जैसे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां 5वीं अनुसूची के विशेष प्रावधान लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC की स्थापना रांची में किस देश के सहयोग से की गई थी? तो HEC की स्थापना जो है रूस यानी सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1958 में हटिया रांची में स्थापित HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। इसकी स्थापना सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के तकनीकी सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो प्रथम विधानसभा स्पीकर जो थे वो कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। श्री इंदर सिंह नामधारी झारखंड के विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल हुल यानी संथाल रिबेलियन के मुख्य नारे में क्या कहा गया था? तो संथाल हुल के मुख्य नारे में क्या कहा गया था? तो अपना देश अपना राज। क्या? तो अपना देश अपना राज। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना था। उनका नारा था अपना देश अपना राज यानी कि अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा शासन। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। इसमें पहला प्रश्न है, शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह किसी एक राष्ट्र को इतना शक्तिशाली होने से रोकना कि वह दूसरों पर हावी हो सके। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शक्ति संतुलन यथार्थवादी राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। किसका? तो यथार्थवादी राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई एक राज्य या गठबंधन इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा बन जाए। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना 1967 में किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है ये बैंकॉक घोषणा यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक यानी थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। अगला प्रश्न है, जटिल अनन्योश्रेयता यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत किसने दिया? तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत जो है यह रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
कोहेन और नाई ने अपनी पुस्तक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में यथार्थवाद को चुनौती देते हुए कहा कि आज की दुनिया में राज्य एक दूसरे पर आर्थिक और सामाजिक रूप से इतने निर्भर यानी इंटरडिपेंडेंट हैं कि सैन्य शक्ति कम महत्वपूर्ण हो गई है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी किस वर्ष हस्ताक्षरित या हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी? तो ये 1968 में खोली गई थी। कब? तो 1968 में खोली गई थी। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। एनपीटी 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली और 1970 में लागू हुई। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल जो है इसमें हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वे इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितना? तो 5 वर्ष का होता है। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दैट मीन्स महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड मिसलेनियस यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र एवं विविध के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है, एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो पश्चिमीकरण का और संस्कृतिकरण का प्रयोग किया। इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? तो डी हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण यानी निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाना और पश्चिमीकरण यानी ब्रिटिश शासन के प्रभाव में परिवर्तन, दोनों अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय समाज को समझने के लिए किया। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल ने आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र को क्या नाम दिया? तो आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र को क्या नाम दिया? तो बहुतंत्र यानी कि पॉलीयार्की नाम दिया। क्या दिया नाम दिया? तो बहुतंत्र यानी कि पॉलीयार्की नाम दिया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट डहल के अनुसार आधुनिक लोकतंत्र पूर्ण रूप से जनता का शासन नहीं है, बल्कि यह बहुतंत्र यानी पॉलीयार्की है, जहां सत्ता कई समूहों और संगठनों के बीच बटी होती है और प्रतियोगिता यानी चुनाव और भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, लॉबिंग किस प्रकार के संगठनों की मुख्य कार्य पद्धति है? तो लॉबिंग जो है यह दबाव समूह प्रेशर ग्रुप के कार्यों की मतलब कार्य पद्धति है। दैट मीन्स प्रेशर ग्रुप के संगठनों की मुख्य कार्य पद्धति है। इसका व्याख्या है, दबाव समूह जैसे किसान संघ, व्यापारिक संगठन अपने हितों को साधने के लिए विधायकों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। यह अमेरिका में अधिक प्रचलित है। कहाँ? तो यह अमेरिका में लॉबिंग जो है वह अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। यह कथन किसका है? यह कथन जेलीनेक का है। किसका है? यह जेलीनेक का है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह कथन जेलीनेक का है, जो इस बात पर जोर देता है कि संविधान ही वह मौलिक कानून है जो राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्राथमिक डेटा यानी कि प्राइमरी डेटा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो प्राइमरी डेटा का सबसे अच्छा उदाहरण है शोधकर्ता द्वारा स्वयं किए गए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक डेटा वह है जो शोधकर्ता पहली बार स्वयं इकट्ठा करता है, जैसे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन। जो डेटा पहले से किसी और ने इकट्ठा किया हो, जैसे जनगणना, किताबें, वह द्वितीयक डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा होता है। अगला प्रश्न है, चर दैट मीन्स वेरिएबल किसे कहते हैं? तो चर किसे कहते हैं? तो वह गुण या विशेषता जिसका मूल्य बदला जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है उसे चर कहते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शोध में वेरिएबल वह इकाई है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे आयु, आय, शिक्षा स्तर, मतदान व्यवहार। अगला प्रश्न है, कार्योत्तर शोध यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या अर्थ है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अर्थ है घटना घटित होने के बाद उसका अध्ययन करना। क्या? तो घटना घटित होने के बाद उसका अध्ययन करना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब शोधकर्ता किसी घटना के घटित हो जाने के बाद उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करता है, जहां वह चरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो उसे एक्स पोस्ट फैक्टो
शोध कहते हैं। अगला प्रश्न है यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैंपलिंग की मुख्य विशेषता क्या है। तो रैंडम सैंपलिंग की मुख्य विशेषता क्या है, तो जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की संभावना होती है, यानी कि इक्वल चांस होता है, उसी को बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। क्या, तो रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। रैंडम सैंपलिंग यानी लॉटरी विधि जैसा है, जिसमें हर इकाई के पास सैंपल में शामिल होने का बराबर मौका होता है, जिससे पक्षपात यानी कि बायसनेस जो होता है वो चांस जो कम होता है। अगला प्रश्न है विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। तो कंटेंट एनालिसिस का उपयोग जो है मुख्य रूप से गुणात्मक डेटा जैसे भाषण, अखबार, दस्तावेज के विश्लेषण में किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कंटेंट एनालिसिस एक शोध तकनीक है जिसका उपयोग संचार दैट मीन्स लिखित, मौखिक या दृश्य में शब्दों, विषयों और अवधारणाओं की उपस्थिति का व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। क्या, तो व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। किसका, तो कंटेंट एनालिसिस का। अब हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी इशू एंड मिसलेनियस प्रश्नों को। जैसे फर्स्ट है इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ने कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 86वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A बना दिया। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक वैश्विक मानवाधिकार एजेंसी है। क्या है, तो एनजीओ है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है जिसका मुख्यालय लंदन में है और यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाता है। इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या, तो शांति के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट का अवधारणा किसकी है। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा जो है ये कार्ल मार्क्स और लेनिन की है। किसकी है, तो कार्ल मार्क्स और लेनिन की है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद के पतन और साम्यवाद की स्थापना के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि होगी जिसमें मजदूर वर्ग दैट मीन्स सर्वहारा राज्य की सत्ता पर नियंत्रण रखेगा। अगला प्रश्न है पुंछी आयोग 2007 का संबंध किससे है। तो पुंछी आयोग 2007 का जो संबंध है यह केंद्र राज्य संबंध से। किससे, तो केंद्र राज्य संबंध से है। जस्टिस मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। तो पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत में पहले लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। क्या था, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। और ये कब से कब, तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन संसद में कब लाए जाते हैं। तो कट मोशन जो है ये बजट में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान लाए जाते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विपक्ष बजट सत्र के दौरान सरकार की खर्च की मांगों को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाता है। इसके 3 प्रकार है। पहला है नीतिगत कटौती, फिर है मित व्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। क्या क्या, तो नीतिगत कटौती, मित व्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती। अगला प्रश्न है ब्रिक्स में एस किस देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। मूल रूप से यह ब्रिक था। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बन गया, जिसमें से ब्राजील, B4, R4 रसिया, भारत का लिए इंडिया और C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है झारखंड में
पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो यह है रामगढ़ जिले में है। कहाँ है? तो रामगढ़ जिले में, और यह नलकारी नदी के किनारे। किसमें? तो नलकारी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन रामगढ़ जिले में स्थित है और यह भी सोवियत के सहयोग से बनाया गया। किसके? तो सोवियत के सहयोग से बनाया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है? किसने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। यह व्यक्तिवादी या उदारवादियों के द्वारा कहा गया। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। शास्त्रीय उदारवादियों जैसे थॉमस पेन का मानना था कि राज्य बुराई है क्योंकि यह स्वतंत्रता को सीमित करता है, लेकिन आवश्यक है क्योंकि यह सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट किस देश की परंपरा से प्रेरित है? तो शैडो कैबिनेट जो है ये ब्रिटेन देश की परंपरा से प्रेरित है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन में विपक्षी दल एक शैडो कैबिनेट बनाता है जहां विपक्ष का हर सदस्य के मंत्री की नीतियों की बारीकी से जांच करता है। भारत में यह औपचारिक रूप से मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जनजातीय आबादी का प्रतिशत जो है ये लगभग आपका 26.2% है। कितना? तो 22.6% की 26.2% है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो हिस्सा है वह 26.2% यानी कि 26.2% है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली का उपयोग भारत में किसके चुनाव के लिए किया जाता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो चुनाव है यह राष्ट्रपति और लोकसभा सदस्य के लिए किया जाता है। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली चलती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षय यानी पॉलिटिकल डीके को रोकने के लिए हंटिंगटन ने क्या समाधान बताया? तो राजनीतिक क्षय को रोकने के लिए हंटिंगटन ने क्या समाधान बताया? तो संस्थीकरण यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। क्या बताया? तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। सैमुअल हंटिंगटन का मानना था कि यदि राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है तो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं यानी दलों, नियमों और संगठनों को भी उसी गति से मजबूत यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए झार शिक्षा के द्वारा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी मिल रहा है, जो कि इसका प्राइस अभी 299 है। इसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा प्रश्नों को सॉल्व करने में। और अगर लगता है कि अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो बुकलेट है 10 बुकलेट, उस पे अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको लेके आप पढ़ सकते हैं ताकि एग्जाम पे में आपको किसी प्रकार के प्रश्नों को समझने में कठिनाई महसूस न हो। वहीं पेपर 1 के लिए आपको कंप्यूटर भी इसके साथ, अगर आप इसको पूरा यूनिट लेते हैं तो आपको इसके साथ ये फ्री मिल जाएगा, जिसपे अगर आप सिंगल लेते हैं तो इस पे भी 20% का डिस्काउंट है। दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वहां से इसे आप लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।